अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। उम्मीद कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं एक बार फिर जहांगीर सर आप तमाम लोगों का अलिफ लाम मीम चैनल पर इस्तकबाल करते हैं। अजीज तलबा और हम उम्र साथियों, मैं आज जिस मौजू को लेकर के आए हैं, मैंने पहले ही कहा था कल के वीडियो में कि हम चूंकि दास्तान की दुनिया में अभी चल रहे हैं, तो दास्तान की दुनिया में हम जो 12वीं क्लास का पहला दास्तान है और वो आपके जो निसाब है उसमें बाग व बहार है। और बाग व बहार के लिखने वाले कौन है? मीर अमन दहलवी। तो हम लोग पहले मीर अमन दहलवी के बारे में जानते हैं, इनके शख्सियत के बारे में जानते हैं कि वो किस मेयार के थे। मीर अमन दहलवी भी उर्दू की दुनिया में अपना एक बहुत बड़ा मकाम रखते हैं। साथियों, अजीज तलबा, हम लोग मीर अमन दहलवी के बारे में जानते हैं, इनकी खुसूसियात के बारे में और उर्दू की दुनिया को इन्होंने क्या दिया, हम उनके बारे में जानते हैं। आज बिना लेट किए हुए, बिना देर किए हुए, हम सोचते हैं आपका टाइम वेस्ट नहीं हो, आपका टाइम नुकसान नहीं हो, इसलिए मैं डायरेक्ट टॉपिक पे आना चाहता हूं कि मीर अमन दहलवी का असल नाम क्या था और फिर मीर अमन दहलवी ने उर्दू की दुनिया को क्या क्या दिया। आइए हम जानते हैं मीर अमन दहलवी के बारे में। मीर अमन दहलवी का असल नाम मीर अमन था। क्या था? मीर अमन था। और इनका जो तखल्लुस था वो था लुत्फ। क्या था? लुत्फ। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास में है जो निसाब है उसमें भी कि लुत्फ किसका तखल्लुस है ना। तो लुत्फ जो है किसका तखल्लुस है? ये मीर अमन दहलवी का तखल्लुस क्या है? लुत्फ है। याद हुआ क्या? लुत्फ। और ये क्वेश्चंस अक्सर बेशतर हमने देखा है कि एग्जाम्स में आते रहते हैं, ऑब्जेक्टिव में खास करके, कि मीर अमन दहलवी का तखल्लुस क्या था या फिर लुत्फ किसका तखल्लुस है। तो दोनों का जो होगा कि लुत्फ किसका तखल्लुस है? लुत्फ मीर अमन दहलवी का तखल्लुस है ना। चलिए, आप बोर्ड पर देख रहे हैं इनकी जो तारीख पैदाइश है, आपके किताब में हालांकि नहीं मिला, लेकिन बहुत सर्च करने के बाद, कई किताबों को ताक झांक करने के बाद मुझे कहीं कहीं से थोड़ा सा नजर आया कि इनकी तारीख पैदाइश है, लेकिन 12वीं क्लास में नहीं दिखाया गया, इसलिए आपको लगता है कि इसकी तारीख पैदाइश की मालूमात नहीं है। लेकिन नहीं दोस्तों, मीर अमन दहलवी की जो तारीख पैदाइश है 1748। क्या है? 1748 ईस्वी। याद रहेगा कितना? 1748 कितना है? 1748 में इनकी पैदाइश है। कहां? दिल्ली में। कहां पैदा हुए? कहां पैदा हुए? ये दिल्ली में पैदा हुए थे। कहां पैदा हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे। सन और जहां पैदा हुए जिस शहर में, ये दो जो चीजें हैं ना, ये आपको हर हाल में याद रखना पड़ेगा। हर एक शोराए किराम के तारीख पैदाइश और ये किस शहर में पैदा हुए या किस शहर में ये इंतकाल किए, इसको 2-3 चीजों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। इसलिए हम उस पर ज्यादा जोर डालते हैं कि आपको ऑब्जेक्टिव दोबारा याद करने की जरूरत ही नहीं पड़े। जी क्या? कि मीर अमन दहलवी की पैदाइश क्या हुई थी? 1748 में। कहां पैदा हुए? दिल्ली में पैदा हुए। गुड, बहुत बढ़िया। अब हम जब बात यहां मैंने लिख दिया हुआ है कि 1748 से लेकर 1806, इसका मतलब ये हुआ कि 1748 में ये पैदा हुए, 1806 में ये इंतकाल कर गए। कितना से? 1748 से लेकर के और 1806। इसका मतलब ये हुआ कि 1748 में मीर अमन दहलवी की पैदाइश है। किस शहर में? दिल्ली में। और इंतकाल कहां है? इंतकाल 1806 ईस्वी में है ना। अच्छा, चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि इनके बारे में अब हम जानते हैं कि ये क्या शख्सियत के हामिल थे। देखिए, सबसे पहला आप बोर्ड पर देख रहे होंगे बिल्कुल वहां से आप, कि असल नाम क्या था। जो मैंने अभी कहा आपको कि मीर अमन दहलवी का असल नाम क्या था? मीर अमन। क्या था? मीर अमन था असल नाम। क्या था? मीर अमन। और तखल्लुस क्या रखते थे ये? लुत्फ। क्या? लुत्फ। क्या रखते थे? लुत्फ इनका तखल्लुस था। क्या तखल्लुस था? लुत्फ था। याद हुआ? मीर अमन दहलवी का असल नाम मीर अमन था और चूंकि ये दिल्ली में पैदा हुए थे, इसलिए अपने नाम के आगे में इन्होंने दहलवी लगा दिया। जी बोलते हैं ना दरभंगी, जी पटनवी, बहुत सारे लोग लगाते हैं। तो ये जो मीर अमन दहलवी साहब थे, क्योंकि दिल्ली में पैदा हुए थे,
तो उन्होंने कहा कि मेरा नाम मीर अहमद दहलवी रहेगा, है ना। उनके आबा अजदाद ने उनके नाम में दहलवी लगा दी, या फिर बड़े हुए होंगे तो खुद लगा लिए होंगे जी। असल नाम क्या था? मीर अमन था, और तखल्लुस क्या था? लुत्फ। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब क्या होता है कि जब इनके आबा व अजदाद जो थे वो मुगल शहंशाह, यानी जो बाबर हुमायूं का जमाना था, उस जमाने में जी, उस जमाने में ये इनके जो आबा व अजदाद थे वो कहां? दिल्ली में रहते थे, और उन्हीं के इर्द गिर्द में रहते थे, उन्हीं के छत्र छाया में रहते थे, हैं, और उन्हीं के पशुपेश हर एक काम को करते रहते थे। कौन? इनके आबा अजदाद, इनके मीर अहमद दहलवी के आबा अजदाद। तो उनके इर्द गिर्द रहने, उनके रिकाब में रहने की वजह से मुगल शहंशाह के जो बादशाह थे उस जमाने में, उन्होंने इनको जागीर दिया था कि भाई आपका ये इलाका है, ये आपका जगह है, आप इसमें, इस घर में या फिर इस एरिया में, ये आपका है, ये आप रहें जी। जागीर में दिया गया जगह था, वो मकान दिया गया था उनको, किनके जमाने में? मुगल शहंशाह के दौर में। लेकिन जब मुगलिया हुकूमत थी ही, उसके बाद क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का अटैक हुआ, हमला बोला गया, कहां? दिल्ली पे। जब दिल्ली पे अहमद शाह अब्दाली का अटैकिंग हुआ, जब उस पर हमला किया गया, तो उनको क्या, इनको जो घर दिया गया था जागीर में, कौन? मुगल बादशाह सब, इन्होंने इनको जागीर दिया था, तो वो क्या किए कि उसको भी लूट लिया। किसने लूट लिया? यानी कि मुगल शहंशाह ने जो इनको दिया था जागीर में मकान वगैरह, उनको किसने? अहमद शाह अब्दाली की जब फौज आई, दिल्ली पे हमला किया उन्होंने, तो उसने क्या किया? इनके भी घर को लूट लिया। अब जब ये घर को लूट लिया, ये बेबस हो गए। अब इनको वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा कि अब लगता है शायद कि हमारे जान पे खतरा है, हमारी जान भी जा सकती है, इसलिए हमको यहां से निकल जाना चाहिए। तो अहमद शाह अब्दाली की फौज ने घर को लूट लिया। यहां भी पूछता ऑब्जेक्टिव कि मीर अहमद दहलवी के घर को किसने लूट लिया, है ना, या मीर अहमद के जागीर को जो मुगल शहंशाह ने दिया था किसने लूटा? तो यहां पर क्लियर है कि अहमद शाह अब्दाली की फौज ने लूट लिया। क्लियर? अहमद शाह अब्दाली की फौज ने लूट लिया मीर अहमद दहलवी के जो जागीर दिया गया था, उनके मकान वगैरह को, ठीक है। और सूरज मिल जाट उनकी जागीर भी लूट ली। फिर उसके बाद जो एक तो फौज ने घर लूट लिया, और फिर जो जागीर में कुछ इलाके मिले होंगे, कुछ रिहाइश गांव मिला होगा, उसको जो किसने लूट लिया? उसको सूरज मिल जाट ने उनकी जागीर भी लूट ली। यानी कि जो भी चीजें थी, उनके जो प्रॉपर्टीज दी गई थी बादशाहों के जरिया से, वो सब के सब इनको जागीर भी लूट गया और मकान भी दोनों लूट गया। मकान लूटने में कौन थे? अहमद शाह अब्दाली, ठीक है, कि फौज, जितने लोग फौज गए थे उनको घेर करके और सब कुछ को तहबाला कर दिया, बर्बाद कर दिया, जो था वो लूट के चले गए। फिर क्या किया? जो जागीर दी गई थी, उस जागीर को भी किसने? सूरज मिल जाट ने उसको भी लूट लिया। ठीक है, यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए, अब क्या हुआ? अब इनको लगा कि अरे भाई, अब तो हम यहाँ पे रह नहीं पाएंगे, मेरा जागीर भी नहीं है, मेरा अपना मकान भी नहीं है। फिर उस हालत में क्या किया इन्होंने कि अपना वहां से इरादा कर लिया कि अब हमको यहाँ से निकल जाना चाहिए, हम यहाँ रहेंगे तो हमारी जान को खतरा है। फिर वहां से वो अजीमाबाद चले गए। कहाँ चले गए? अजीमाबाद। ये भी क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में कि जागीर लुटने के बाद मीर अहमद दहलवी किस शहर में जाकर रुके? तो अजीमाबाद जाकर के। कहां रुके? अजीमाबाद शहर में रुके। क्लियर? चलिए, अजीमाबाद शहर में जाकर रुके। अब क्या होता है, अजीमाबाद गए तो वहां से चूंकि इनकी जिंदगी बिल्कुल दोहरसी हो गई, हम जिंदगी कैसे जिएंगे, इनके घर में कम 10-12 लोग रहते थे, तो उनके लिए भी मांस चाहिए, मांस चूंकि था नहीं, रोजी रोटी का सवाल था। फिर वहां से वो कलकत्ता गए। जब कलकत्ता गए तो वहां जाकर के एक बड़े लोगों से एक मुलाकात उनकी हुई, बड़ी शख्सियत थी, उनसे उनकी मुलाकात होती है। उनका नाम क्या था? उनका नाम था मीर बहादुर अली हुसैनी। क्या था? मीर बहादुर अली हुसैनी नाम था। उनसे इनकी मुलाकात हुई। उनको लगा, मीर बहादुर अली हुसैनी को लगा कि भाई ये बहुत अच्छे आदमी है, बहुत जानकार है, क्योंकि फारसी के माहिर आदमी थे, बहुत जानकार थे। तो उन्होंने क्या किया, किसने? मीर बहादुर अली हुसैनी जो है, उन्होंने इनको लेकर, किनको? ये मीर अहमद साहब को लेकर के और जॉन गिलक्रिस्ट के पास गए। किनके पास गए? जॉन गिलक्रिस्ट के पास गए
और जॉन गिलक्रिस्ट के पास गए और उन्होंने कहा कि ये शख्स बहुत कामयाब है, बहुत जानकार है, इसको कहीं पर जॉब दिया जाए, नौकरी दी जाए, है ना। इन्होंने सिफारिश कर दी और सिफारिश को उन्होंने जो थे ना जॉन गिलक्रिस्ट, उन्होंने उनको मतलब ले लिया, उनके कहने पर उनकी बातों को मान करके और उनको जॉब दे दी, नौकरी दे दी। अब नौकरी कौन दिया वो देखिए, पहुंचा। अब क्या होता है वो देखिए। फिर क्या किया, 4 मई 1801 को, कब, 4 मई 1801 ईस्वी को क्या किया कि 40 रुपया महाना पर, यानी उस जमाने का 40 रुपया बहुत हुआ करता था नहीं, तो उस जमाने के 40 रुपया महाना अभी तो कुछ भी नहीं है। अभी तो आप टॉफी खा लेते होंगे, डेली पर डे उतना उड़ा देते होंगे, नहीं उससे ज्यादा खर्चा कर लेते होंगे। तो 40 रुपया महाना पर फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोभा में उनकी तकरूरी हो गई, इनकी मीर अहमद दहलवी की, यानी कि 40 रुपया महाना पर फोर्ट विलियम कॉलेज में, कहा, फोर्ट विलियम कॉलेज में एक हिंदुस्तानी शोभा, किस शोभा में, हिंदुस्तानी शोभा में उनको तकरूरी कर दी गई कि आप यहाँ पर बहाल हो गए हैं, आप यहाँ पर काम करें। किसमें, हिंदुस्तानी शोभा में, याद रखिए इसको, हिंदुस्तानी शोभा में, किसमें, हिंदुस्तानी शोभा में, जी हाँ, का तकरूरी हो गया। कब, 4 मई 1801 ईस्वी को। आप तो बिल्कुल, मैं समझता हूं कि अगर वीडियोस को ध्यान से अगर सुनेंगे आप, तो हमें लगता है कि आपको किताब खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी सब्जेक्टिव के लिए, इसलिए बिल्कुल थोड़ा सा अगर ध्यान दे देंगे आप, तो हमें लगता है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और उस एक लाइन में आप उसको लिख सकते हैं, क्योंकि आपको हम याद कराने की पूरी कोशिश करते हैं वीडियो में ही। इसलिए 15-20 मिनट बिल्कुल बराए मेहरबानी, बिल्कुल शांत तरीके से, एकदम इत्मीनान से, आपको हिलडोल भी नहीं करना है, जिस्म के किसी पार्ट को भी नहीं हिलाना है, बिल्कुल आराम से एकदम शांत माहौल में आपको सुनना चाहिए, जिससे कि आपके दिमाग में जब बात जाकर के बैठ जाए। जी हाँ, तो क्या हुआ, 4 मई यानी 4 मई 1801 ईस्वी को ये क्या हुआ, 40 रुपया महाना पर, 40 रुपया महीना पर जो है उनको हिंदुस्तानी शोभा में क्या हुआ, तकरूरी कर ली गई। किनके जरिया, जॉन गिलक्रिस्ट के जरिया। कहां पर, फोर्ट विलियम कॉलेज में। मैं इससे पिछले वीडियो में बता चुका हूं फोर्ट विलियम कॉलेज के बारे में, नहीं कि फोर्ट विलियम कॉलेज में क्या क्या हुई और फिर उसमें जो दास्तान लिखे गए, कौन कौन दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज के बाहर लिखी गई, कौन कौन दास्तान फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर लिखी गई, हम सारी बातें इससे पिछले वीडियो सिर्फ दास्तान का जो टॉपिक था हम उसमें बता चुके हैं। आज हम लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ मीर अहमद दहलवी के बारे में। जी, तो ये क्लियर हो गया आपको कि फोर्ट विलियम कॉलेज में 4 मई 1801 ईस्वी को 40 रुपए महाना पर फोर्ट विलियम कॉलेज में मीर अहमद दहलवी की तकरूरी हुई। किसने किया, जॉन गिलक्रिस्ट ने किया। चलिए और आगे बढ़िए। उसके बाद चूंकि ये फारसी अच्छी तरह इनके महारत था उस पर, किस पर, फारसी सब्जेक्ट पर, तो क्या किया, इन्होंने एक किताब थी इखलाक मोहसिनी। क्या था, इखलाक मोहसिनी एक किताब थी, इखलाक मोहसिनी एक फारसी किताब थी। उसने क्या किया, उस किताब को तर्जमा किया, किस नाम से, गंज खूबी के नाम से। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि इखलाक मोहसिनी का तर्जमा गंज खूबी के नाम से किसने किया, है ना। ये ऑब्जेक्टिव सब हम बता रहे हैं आपको, हम ऑब्जेक्टिव जब लेकर के आएंगे तो बिल्कुल दिखाई देगा आपको वो चीजें, एक एक चीज आपको बिल्कुल हम ऑब्जेक्टिव पानी पानी कर देंगे आपको। आपको 50 ऑब्जेक्टिव बनानी है, मैं समझता हूं कि 50 में 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव में आना है, ये मेरी गारंटी है, मैं कह रहा हूं। बस आप सब्जेक्टिव पढ़िए, ऑब्जेक्टिव की बारी आने दीजिए। एक चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव होंगे याद कराना मेरी जिम्मेदारी है आपको। जी हाँ, ये मेरा आपसे वादा रहा। चलिए, उसके बाद इखलाक मोहसिनी किताब था, उसका उन्होंने तर्जमा किया, किस नाम से, गंज खूबी के नाम से किया। ठीक है, याद रहेगा, इखलाक मोहसिनी फारसी किताब थी, उसका तर्जमा किया इन्होंने गंज खूबी के नाम से। किस नाम से किया था, गंज खूबी के नाम से। याद हुआ। चलिए अब देखिए उसके बाद क्या होता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अब क्या है वो देखिए, उनकी शोहरत। अब क्या होता है कि ये जो किताब लिखे ना, तो वो उतना शोहरत नहीं दिला पाया जितना देना चाहिए था। लेकिन चूंकि ये फोर्ट विलियम कॉलेज में थे, तो तब ना हम कल पढ़ाए थे आपको कि फोर्ट विलियम कॉलेज में कौन कौन सी दास्तान लिखी गई। वहां पर एक बागो बहार का भी नाम आता है। जी, आप पढ़े हैं ना, जरूर पढ़े होंगे आप, सुने होंगे आप।
बागो बहार फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर लिखी गई। और लिखने वाले कौन थे? मीर अहमद दहलवी। जी हाँ, सही कहा आपने। उनकी शोहरत बागो बहार से हुई, जो कब लिखा गया? 1801 में मुकम्मल हुआ। बाद लोग यहां पर कंफ्यूज कर जाते हैं कि 1804 में या 1801 में या 1803 में। आप ध्यान से सुन लीजिए, 1801 में ये किताब लिख करके बागो बहार के नाम से मुकम्मल हो गया था, लेकिन शायद नहीं हुआ था। क्लियर? 1801 में मीर अहमद दहलवी की ये बागो बहार दास्तान जो है ये लिख करके मुकम्मल हो गया था, लेकिन ये शायद नहीं हुआ था। जी हाँ, क्या हुआ फिर? उस वक्त उसका नाम चहार दरवेश था। जब ये मुकम्मल नहीं हुआ था, उस टाइम में चहार दरवेश नाम रखा गया था इसका। क्या था? चहार दरवेश था। जी हाँ, याद रखिए इसको, चहार दरवेश। जी, क्या नाम था इसका? चहार दरवेश था। अब क्या होता है 1801 के बाद? वो देखिए अब क्या हुआ। 1802 में इनका नाम बागो बहार रखा गया। क्या रखा गया? अभी तक शायद नहीं हुआ है। बागो बहार 1801 में लिखा गया। क्लियर? जब लिखा गया उस टाइम में इसका नाम चहार दरवेश ही था। फिर 1802 में क्या हुआ? 1802 में नाम इसका पड़ गया बागो बहार। अब भी शायद नहीं हुआ। 1802 में भी शायद नहीं हुआ, लेकिन नाम पड़ गया। क्या नाम पड़ा? बागो बहार। कब? 1802 में नाम रखा गया किसका? बागो बहार, चहार दरवेश का। ठीक है, चलिए अब क्या होता है 1804 में। यही तीन चीज है यहां बच्चा कंफ्यूज करता है। 1801, 1803 या 1804, है ना? ये दो तीन, 1801, 1802, 1, 2 और 4, इसमें बच्चे ज्यादा कंफ्यूज करते हैं। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है मेरे वीडियोस में। 1801 में चहार दरवेश था, वो बागो बहार लिखा गया, लेकिन लिख करके मुकम्मल हो गया। 1802 में बागो बहार का नाम पड़ गया बागो बहार। और 1804 जब आया तो फिर क्या हुआ कि 1804 में कलकत्ता के हिंदुस्तानी छापाखाना, यानी उस छापाखाने का नाम ही था जहां पर यह किताब छपती थी, हिंदुस्तानी छापाखाना, वहां पर 1804 में क्या हुआ? ये तबाह हुआ। ये वहां पर छपा, फिर वहां से रिलीज हो गया नहीं, यानी कि दास्तान मुकम्मल तौर से कह सकते हैं कि दास्तान जो है बागो बहार ये 1804 में शायद हुआ। क्लियर? कब हुआ? 1804 में शायद हुआ। कौन सी दास्तान? बागो बहार। 1801 में क्या हुआ? मुकम्मल तौर से लिख दिया गया। वो लिखा जब गया 1802 में क्या हुआ? 1802 में बागो बहार नाम पड़ा। 1804 में क्या हुआ कि वो हिंदुस्तानी छापाखाना कलकत्ता में जो है वहां पर ये तबाह हुआ, वहां पर से ये रिलीज कर दिया गया और फिर वहां से लोगों के लिए आम हो गया वो चीज है। वो दास्तान कौन सा? बागो बहार। और फिर इनका इंतकाल 1806 ईस्वी में हो जाता है। बस छोटी सी इनकी हिस्ट्री है उर्दू की दुनिया में। बाकी इन्होंने किताबें तो बहुत लिखी हैं। हम जब और आगे बढ़ेंगे और जब इनके बारे में बागो बहार पढ़ेंगे, अभी बड़ी जबरदस्त दास्तान है। हम लोग कल इसके बारे में जानते हैं, इनके पूरे किरदार के बारे में जानते हैं, कौन कौन शख्सियत इसमें है, क्या क्या चीजें रोल निभा रहा है इसके अंदर बागो बहार के अंदर। क्योंकि बाज दफा क्या होता है कि उस किरदार का नाम लिख दिया जाता है कि ये किस दास्तान का किरदार है, तो वहां पे किरदार का याद रहना बहुत जरूरी है। किसमें? चाहे वो कोई भी दास्तान हो, कोई भी अफसाना हो, याद रखना चाहिए। हम चाहेंगे बड़ा आसान तरीके से लाना कि बागो बहार के बारे में क्या क्या चीजें, कौन कौन सी किरदार निभाया जा रहा है इसके अंदर, और बड़े खूबसूरत दास्तान है बागो बहार। इसके बिना उर्दू अधूरा है, मैं समझता हूँ। जी हाँ, बागो बहार दास्तान के बिना। तो मीर अहमद दहलवी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है 1748 में ये पैदा हुए। कहां पर? किस शहर में? दिल्ली में पैदा हुए। 1806 में इनका इंतकाल हो जाता है। और अहमद शाह अब्दाली के जमाने में जब फौज हमला करता है दिल्ली के ऊपर, उसमें जो मुगल शहंशाह ने इनको घर दिया था वो लूट लिया जाता है। फिर जो है सूरज मिल जाट के जरिए से उनके जो जागीर दी जाती है वो लूट ली जाती है। बेचारा अपना जान बचा करके वहां से अजीमाबाद के लिए रवाना हो जाते हैं। फिर अजीमाबाद कुछ दिन रहने के बाद वो अपना मां से जिंदगी के लिए तलाश में रहते हैं, जाते हैं कलकत्ता। वहां पर उनकी मुलाकात किससे होती है? मीर बहादुर अली हुसैनी से मुलाकात हो जाती है। और फिर वो देखते हैं कि बहुत पाए के आदमी हैं, वो अपने उनके साथ लेकर के अब वो जाते हैं किसके पास? जॉन ब्रिटिश के पास जाते हैं। और फिर वहां जाकर के उनको 40 रुपए महाना पर फोर्ट विलियम कॉलेज में, कहा
हिंदुस्तानी शोभा में उनको जो है वहां पर तकरूरी हो जाती है और फिर वहां पर वो रहने लगते हैं, है ना। फिर उसी दरमियान में वो क्या करते हैं, बाग बहार जैसे दास्तान को लिखते हैं। नहीं याद हुआ? जी हाँ, मुझे उम्मीद है आपको याद हो गया होगा। जी हाँ, फिर उन्हीं दरमियान में 1806 ईस्वी में ही वहां से वो सुबकदोश हो जाते हैं, यानी वहां रिटायरमेंट कर जाते हैं। और फिर रिटायरमेंट करने के बाद होने के बाद फिर उनका 1806 ईस्वी में कलकत्ता में ही इंतकाल हो जाता है। बस यही छोटी सी कहानी है इनके बारे में, शख्सियत के बारे में, मीर अहमद दहलवी के बारे में। मैं समझता हूँ कि छोटा सा वीडियो बनाया हूँ, लेकिन सारी चीजें मैं समेटने की पूरी कोशिश की है आपके निसाब के अकॉर्डिंग। आप जब और आगे जाएंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे, तो फिर और चीजें आपको दिखाई देगी इनके बारे में, है ना। क्योंकि जब आप आगे बढ़ते हैं, जो जो आप आगे बढ़ेंगे, तो फिर क्या होता है, वो चीजें धीरे धीरे ब्रॉड हो जाता है, बड़ा होता चला जाता है। तो आप अभी आपको निशान में जितना था, मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको उसको ला करके आपको सामने में रख दिया जाए। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है, मेरा गुजारिश है, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे वीडियो को अपने दोस्तों में, जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, तालिब इल्म है, जेर तालीम है, उन तक पहुंचा दीजिए। और आप अपने मोबाइल में भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिनसे कि हमारा जो वीडियोस है, चाहे वो कवायद हो, चाहे वो किसी भी क्लास के हो, 9, 10, 11, 12 क्लास, है ना। अब हम बहुत जल्द आपके सामने इंशाअल्लाह अज़ीम एनसीईआरटी की बुक का जो उर्दू है उसको भी लाने जा रहे हैं, और एक नायाब चीज आपको देखने को मिलेगा। मेरा चैनल अल इस्लामी चैनल पर आप तमाम लोगों का फिर से आदाब, शुक्रिया।